हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या चीज है ये हम जानेंगे और कौन कौन से स्पेशल प्रोसेस है उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। नाउ बिगनिंग विद लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हेल्पफुल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, साथ ही साथ मेंटेन करने के लिए। सर्वाइव मतलब आप लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें जानते हैं, लिविंग जो जिंदा चीजें, नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है, लेकिन क्या क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से वो जिंदा है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, कौन से प्रोसेस वो कर रहे हैं जिसकी वजह से नॉन लिविंग चीज सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उनमें ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, खाना खाना, और ये खाना हम किस लिए खा रहे हैं? ग्रोथ के लिए खा रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये लिविंग में ही होते हैं और ये बहुत जरूरी है। आप खाना ना खाइए, 3 दिन ना खाइए, 4 दिन ना खाइए, एक टाइम के बाद क्या होगा? आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया हमारा जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। जो भी चीजें आपने खाई है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, पूरी बॉडी, हर एक सेल, आपको पता है ह्यूमन सेल क्या है? मल्टी सेलुलर है। हर एक सेल को वो चीज चाहिए होती है, तो हर एक सेल को वो प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपने खाया है। नेक्स्ट, आप रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन हर एक सेल को चाहिए। करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है ये नॉन लिविंग में नहीं हो रहे हैं और ये लिविंग में हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार इस प्रोसेस को हमने कर लिया और उसके बाद जरूरत नहीं करने के लिए, इसको बार बार करना है ताकि हम सरवाइव करते रहें, ताकि हम लाइफ अपनी मेंटेन करके रखें, मेंटेनेंस भी बॉडी का होता रहे। तो लाइफ प्रोसेस यही प्रोसेसेस हैं जो हमें सर्वाइवल में और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? दे आर द process which are responsible for the survival as well as maintenance of living body। अब कौन कौन से मेन प्रोसेस हैं और किसको हम मेन लाइफ प्रोसेस में नहीं गिनते हैं? लाइफ प्रोसेस में आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन, आपका खान पान जिसे कहते हैं कि क्या आप खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर हम सर्कुलेशन कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीजें एक जगह पे आ रही है वो हर सेल को दी जाए। डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन है आपके लंग्स में ही तो आती है, तो वो तो हर एक सेल को चाहिए, पैर के सेल, सर के सेल, न्यूरॉन, सबको चाहिए। तो कोई तो होना चाहिए ना ट्रांसपोर्ट करे, सर्कुलेट करे। तो फिर हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, तो वो एक लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक्चुअल लिबरेट होती है। हमने अभी बोला कि खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए, हमने खाना तो खा लिया लेकिन अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो उस फूड को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एनर्जी के लिए। और बिना एनर्जी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बीन बैग नहीं होता है जैसे पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो बीन बैग के जैसे आप अपीयर करेंगे। तो एनर्जी चाहिए और उसके बाद इतनी सारी चीजें हो रही हैं बॉडी में, तो वेस्ट भी जनरेट हो रहा होगा, वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। आप कुछ भी करिए, कहीं पे भी वेस्ट हमेशा प्रोड्यूस होता है। अब किचन में खाना भी बनाने जाएंगे, एक सिंपल मैगी भी बनाने जाएंगे आप अगर, तो रैपर तो निकलेंगे, कचरा तो निकलेगा ना। तो बॉडी में भी तो बहुत सारी चीजें बन रही है, एनर्जी बन रही है, चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब सारी चीजें हो रही है ना। तो वेस्ट तो लाजमी ही बनेगा। उस वेस्ट को क्या हम बॉडी में रखेंगे? कभी अपने घर का कचरा आप घर में रखते हैं? नहीं ना, घर से रिमूव करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म बॉडी में चल रहा है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस अंदर हो रहा है बॉडी में उसको रिमूव करना जरूरी है और इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अगर रिमूव नहीं करेंगे, चलो हाइपोथेटिकल आप सोच लो कि रिमूव नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? कचरा डिपॉजिट हो रहा है, वेस्ट डिपॉजिट हो रहा है और एक टाइम पे इतनी लिमिट बढ़ जाएगी कि वो बाकी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो इसीलिए जरूरी है वेस्ट रिमूव करना, है ना। घर पे भी तो हम यही करते हैं, वेस्ट क्यों फेंकते हैं? क्योंकि मक्खियां आ जाएंगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, लोगों को बीमारियां होंगी, घर में गंदगी फैलेगी, यही होगा ना। सेम बॉडी में है, तो बॉडी में भी हम वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसको क्या कहते हैं? हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ को हम क्यों आपका लाइफ प्रोसेस में काउंट नहीं करते हैं? ग्रोथ को क्यों नहीं करते हैं? ग्रोथ बेटा एसेंशियल नहीं है कि अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, या ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई तो। एसेंशियल जो प्रोसेस है जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऐसे एक प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन में क्या है? आप यंग वंस जनरेट करते हैं, अपने ही जैसे को जन्म देते हैं।
क्या रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो आपके क्या है, इनफर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है, वो लिविंग है, जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं। तो सारे के सारे प्रोसेस जो ह्यूमन में हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस नहीं कह सकते। हमें उन्हीं प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहना है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे हमारे पास कितने प्रोसेस हैं? हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 हमारा ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 रेस्पिरेशन एंड नंबर 4 इज एक्सक्रीशन। इनमें से कोई अगर एक प्रोसेस नहीं हुआ तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिगनिंग विद फर्स्ट प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला क्या है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन को हम समझें तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, एक तरीका जिसमें आप अपना खाना इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, बस, ठीक है। और अंदर जब खाना चला गया तो उस खाने को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, यहां तक का न्यूट्रिशन का सफर है, ये आपका न्यूट्रिशन है ना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। वो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं? वो डाइट रिकमेंड करते हैं ना आपकी हेल्थ के बेसिस पे कि क्या चीज आपको क्योर करनी है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। क्यों उनको न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं? क्योंकि वो खाना आपको बता रहे हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें तो बता रहे हैं, करेक्ट है ना। तो यही न्यूट्रिशन है, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड देन डाइजेस्टिंग द फूड ऑल्सो, ब्रेकिंग द फूड ऑल्सो, उसके बाद उससे एनर्जी लिबरेट करना, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, ठीक। अब कुछ लोगों का न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि उनको कहीं से खाना लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बना रहे हैं, वो खुद ही बना रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं। अब खाने को हम यूज किस लिए करते हैं? खाने को हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए, जब हमें एनर्जी खाने से मिलती है। खाने का यूज हम करते हैं ग्रोथ के लिए, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि दूध पी लो नहीं तो बड़े नहीं होंगे, या दाल चावल खा लो, रोटी खा लो नहीं तो बड़े नहीं होंगे, है ना। तो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी तो है ही है, ठीक। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद बनाएंगे, खुद अपना यूटिलाइज कर लेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करते कि कोई मेरे लिए खाना बनाए। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको दूसरों से खाना चाहिए, करेक्ट। तो इस बेसिस पे न्यूट्रिशन उनका कैसा है कि खुद बना रहे हैं या दूसरों से ले रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज हेट्रोट्रॉफिक। एक क्या है आपका? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या है आपका? हेट्रोट्रॉफिक। जो आपका ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। क्या ह्यूमंस ऑटोट्रॉफिक में आते हैं? अब सबका आंसर होगा कि हाँ मैम आते, तो हम किचन में जाके अपना खाना तो खुद ही तो बनाते हैं, मैगी बनानी है तो खुद ही बना रहे, दाल बनानी तो खुद ही बना रहे, चावल बनाने तो खुद ही बना रहे। बट जो जिस दाल को, जिस मैगी को, जिस चावल को आप बना रहे हैं, क्या आप ही ने बनाया उस चावल को या दाल को? वो कहाँ से आया है? वो प्लांट से आया है। प्लांट के प्रोडक्ट को एक प्रोसेस कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग जो है वो आपने नहीं की है। तो इसीलिए ह्यूमंस ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते हैं। ह्यूमंस हम कह सकते हैं बस प्रोसेस करके लिए अपने लिए उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जिस फॉर्म में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज कुक्ड फॉर्म, रॉ फॉर्म नहीं। कुछ चीजें रॉ भी खा सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा आपका? एग्जाम्पल वुड बी प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स बना के देते हैं हमें। और कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक। अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। अगर हम अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या है? ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। तो जैसे मैंने बताया, ह्यूमंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट के प्रोडक्ट पे। तो ह्यूमंस भी किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉफिक में।
एनिमल्स कभी देखा है किचन में जाके खाना बना रहे हैं? वो भी नहीं करते, दूसरों पे ही डिपेंड करते हैं, तो वो भी हेटेरोट्रॉफिक है। इंसेक्ट्स, वो भी हेटेरोट्रॉफिक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब क्या है आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो दो तरीके के न्यूट्रिशन है हमारे पास, ऑटो एंड हेटेरो। नेक्स्ट आते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का हमने जान लिया कि भाई खाना खुद से बना रहे, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसे क्या अलग चीज है उनके पास, ऐसा क्या अलग वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और वो चीज हम में नहीं हो रही है, या एनिमल में नहीं हो रही है, इंसेक्ट में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं बना पा रहे हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि वो एक प्रोसेस करते हैं विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जिसकी मैंने अभी बात की उनमें होता है, और ये कुछ चीजें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एग्रीगेट सर्टेन प्रोसेस स्टेप्स करके ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक, तो इट इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय प्लांट एंड बैक्टीरिया टू प्रिपेयर फूड, और वो फूड क्या है आपका, ग्लूकोज। तो हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, it is a process by which plant prepare their food बना रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें इस्तेमाल करके बना रहे हैं ना, prepare their food by using क्या क्या चीजें हैं जरा वो भी देख लें, by using कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक, नेक्स्ट वाटर, ये सबको पता है, पानी, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चार चीजों का इस्तेमाल करके ये एक प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि फूड बना लेते हैं, और फूड क्या होता है हमारा, ग्लूकोज। अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट तो हमारे पास भी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट हमें नहीं मिल पा रही है, वो क्या है, क्लोरोफिल। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, हमें वाटर मिल जाता है, और हमें लाइट भी मिल जाती है। सुबह से शाम तक आप धूप में खड़े रहिए, लाइट ही लाइट है, ठीक है, सनलाइट मिल जाती है। तो हमारे रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, फोटोसिंथेसिस की? हमें फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो चार रॉ मटेरियल हो गए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है, पेड़ इतना बड़ा है, उनकी रूट्स में हो रहा है, उनकी स्टेम में हो रहा है, उनकी ब्रांचेस में हो रहा है, उनकी लीव्स में हो रहा है, बर्ड्स में हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है, हो कहाँ रहा है? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ। क्या है आपकी, लीफ। पत्तियों में होता है। अब क्यों पत्तियों में क्यों हो रहा है, क्यों स्टेम और ब्रांच ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उनमें नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि लीफ में क्या है, लीफ हैज क्लोरोफिल, जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोफिल। लीफ में ही क्या है, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल भी एक पैकेट के अंदर है, उस पैकेट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दैट पैकेट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और इससे क्या होता है, इससे एक पिगमेंट है, क्योंकि एक पिगमेंट है ना, इससे ग्रीन कलर आता है। तो जितना भी आप ग्रीन पोर्शन देखते हैं ना पेड़ में, यूजुअली पत्तियां ही तो ग्रीन होती हैं, वो क्यों है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जहां होगा वहां ग्रीन कलर आएगा। स्टेम कैसी होती है, ब्रांचेस कैसी होती है, ब्राउन होती है, रूट्स कैसी होती है, ब्राउन होती है। ब्राउन है इसका मतलब वहां क्लोरोफिल नहीं है, अगर होती तो वो ग्रीन होते। इसीलिए जहां जहां क्लोरोफिल वहां वहां फोटोसिंथेसिस, और वो कौन सी मेजर साइट है, वो क्या है आपकी, लीफ, क्योंकि वहां पे पैकेट है क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर रंग भरा हुआ है जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। तो ये हो गया अबाउट ऑटोट्रॉफिक, खुद से खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसमें क्या क्या यूज करते हैं, हमने चार चीजें जान ली और साइट भी जान ली। अब इन डिटेल हम चारों रॉ मटेरियल को पढ़ेंगे कि ये चारों रॉ मटेरियल कैसे इनको मिलते हैं, कैसे इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कैसे इनको वाटर मिलता है, कैसे इनको लाइट मिलती है, कैसे इनको क्लोरोफिल मिलता है, या क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक,
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जो कि होती है प्लांट में, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इस रिएक्शन को देखिए क्या है, हमारी 4 रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें से एक था क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, वाटर, वो भी है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लोरोफिल, ये। एंड चौथी क्या थी आपकी, लाइट, ये भी है। इन चारों का यूज करके इन्होंने प्रोडक्ट, एरो इस तरफ बना हुआ, मतलब ये प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट बनाया है, शुगर, C6H12O6। ये कैसा शुगर है, दिस इज ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है। और साथ ही में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके दो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दोनों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए चाहिए। ये क्या है, ग्लूकोज फूड है, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। बिना खाने के आप जिंदा नहीं रह सकते हो, बिना ऑक्सीजन के तो 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। तो ये वन ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी नहीं वो फोटोसिंथेसिस करे, लेकिन संसार में, यूनिवर्स में, अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। रीजन, क्योंकि उससे 2 प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। दैट इज, वन इज फूड, अनदर इज ऑक्सीजन। करेक्ट है ना। अब फोटोसिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट थी कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ गैस। क्या है ये, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है अर्थ क्रस्ट में, कितना परसेंटेज है, 0.04% है, बहुत है। तो इनको किस फॉर्म में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के फॉर्म में मिलती है। अब पेड़ है, पेड़ के आसपास एनवायरनमेंट है, उसमें एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर कैसे जा रही है, क्योंकि अभी हमने जाना है कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, लीफ। लीफ के अंदर कैसे जा रही है, इट इज बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is supplied by the help of tiny pores present on leaf। लीफ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे अब उन पोर्स को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तियों पे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन करके चली जाती है अंदर और ऑक्सीजन आ जाती है बाहर। मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, ठीक, दिस इज योर लीफ। इनमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा पोर्स। वो आपको दिखेंगे नहीं वो पोर्स, ठीक है, वो एपिडर्मल लेयर पे होते हैं। तो ये टाइनी पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। स्टोमेटा का क्या यही फंक्शन है। इसके अलावा स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपायरेशन करते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग है ना। तो जो भी पेड़ में पानी होता है, धूप की वजह से वो भाप में चेंज हो जाता है, विच इज वेपर, और वो वेपर के फॉर्म में इन्हीं से निकल जाता है। वेपर के फॉर्म में वाटर जो है, वेपर के फॉर्म में इन्हीं ओपनिंग से निकल जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ये ट्रांसपायरेशन हेल्पफुल है पानी का फ्लो करने के लिए ऊपर डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो स्टोमेटा के 2 यूज, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और दूसरा ट्रांसपायरेशन। करेक्ट। तो एक रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ ली कि कैसे मिल रही है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सनलाइट। ऑब्वियसली इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि इसके नाम में ही कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये सन से आ रही है। दिस इज फ्रॉम सन। अगर ये भी बताना पड़ जाए तो फिर तो बहुत शर्म की बात है, ठीक है, फ्रॉम सन। तीसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं, हमारी क्या थी, वाटर। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, वाटर। ये कहाँ से मिलती है, ये इनको कहाँ से मिलती है, फ्रॉम सॉइल। कहाँ से मिलती है, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, क्योंकि पानी हम मिट्टी में डालते हैं। अब मिट्टी में पार्ट का कौन सा पोर्शन है, रूट है ना। तो रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को पूरा वाटर सप्लाई किया जाता है। तो वाटर की सप्लाई कहाँ से है, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है, सॉइल से, रूट की हेल्प से, सप्लाइड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
हो गई। 4 रिक्वायरमेंट से 4 में से 3 रिक्वायरमेंट हमने बता दी कि कैसे मिल रही है। अब जो चौथी रिक्वायरमेंट है विच इज क्लोरोफिल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे किसके अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रिकी है लेकिन हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल जो है, मैंने ये बोला था ये रंग है, और ये रंग एक पैकेट के अंदर है, उस पैकेट का नाम मैंने क्या बोला था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हम एक बार क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है और फिर वो उसके अंदर कहां पे है क्लोरोफिल। तो स्ट्रक्चर ऑफ हम क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये पहली चीज, ये एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और किसके सेल के, जहां पे आपको ग्रीन कलर दिखे, लीफ, मोस्टली लीफ सेल्स, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है तो 2 मेम्ब्रेन बना देते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक, 2 मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर क्या है, अंदर आप देखेंगे ना तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अकेले नहीं है, एक एक के ऊपर पाइल अप है, बिल्डिंग है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, जैसे 5-5 के सिक्के आप ना बिल्डिंग बना दें वैसी है। और ये बिल्डिंग कनेक्टेड है आपस में, दिस बिल्डिंग इज कनेक्टेड लाइक दिस बिल्डिंग इज कनेक्टेड, ठीक। अब इनकी लेबलिंग देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड, ठीक। अब इनकी बिल्डिंग को क्या कहते हैं, इनकी बिल्डिंग को हम कहते हैं, कंप्लीट बिल्डिंग को कहते हैं ग्राना, क्या कहते हैं, ग्राना, ठीक। अब जो ये कनेक्शंस हैं इन्हें हम कहते हैं लैमेला, जो बिल्डिंग को कनेक्ट कर रही है मेम्ब्रेन या ट्यूब्स, ये क्या है आपके, लैमेला है। अब ये जो पूरी स्पेस खाली दिख रही है, क्या इसमें हवा भरी है, ये हवा नहीं भरी है, इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, क्या कहते हैं हम इसको, स्ट्रोमा। तो ये है हमारा वो पैकेट जिसमें हमें क्या मिलेगा, रंग, क्लोरोफिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक। अब थाइलाकॉइड को अगर आप देखेंगे ना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, एक थाइलाकॉइड यहां बना लेते हैं, दिस इज वन सिंगल थाइलाकॉइड, ठीक। ये बीच में इनकी स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं, और ये जो स्पेस दिख रही है मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका वो रंग जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, दिस इज नोन एज क्लोरोफिल, क्या है ये, दिस इज नोन एज क्लोरोफिल। तो इस पैकेट के अंदर जो डिस्क स्ट्रक्चर हैं उनकी मेम्ब्रेन में आपका वो रंग जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं, वो है, ठीक है। पता चल गया क्लोरोफिल कैसे मिल रहा है, ठीक। और इसका पर्पस क्या है, ग्रीन कलर देना। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या पर्पस है, वील डिस्कस। अब बात करते हैं स्टोमेटा की, जो कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा कैसे दिखता है, लेट अस हैव अ लुक एट स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्या है ये, इसमें सेंटर में ओपनिंग है, ठीक है, जिसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं या स्टोमा कहते हैं, और इनके दोनों साइड किडनी शेप सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, किडनी शेप सेल्स हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। और क्योंकि ये एपिडर्मस लेयर के बीच में होता है तो साइड्स में एपिडर्मस सेल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, एपिडर्मस सेल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये एक्चुअल साइट है, यही साइट है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रही है। तो इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटल पोर, ठीक। और इनके किनारे पे जो किडनी शेप सेल्स लगे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल, ठीक। गार्ड सेल एक है या दो है, तो 2 है, ठीक। अब गार्ड, जो अभी हमने रंग की पैकेट की बात की थी, विच इज क्लोरोप्लास्ट, ये इन गार्ड सेल में भी होते हैं। गार्ड सेल में भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। लीफ के जो सेल्स हैं उनमें तो है ही है, उसके अलावा गार्ड सेल में भी प्रेजेंट है। और गार्ड सेल के साइड्स में क्या लगे हुए हैं आपके, एपिडर्मल सेल्स। तो यही ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो 4 रॉ मटेरियल कैसे पेड़ को मिल रहे हैं, हो गया। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कैसे होता है।
4 हमने पढ़ तो लिए, लेकिन पहले कौन यूज हो रहा है, सेकंड कौन यूज हो रहा है, थर्ड का क्या फंक्शन है, वाटर का क्या काम है, तो वो स्टेप्स देखेंगे। तो स्टेप्स 3 स्टेप्स में है, आपकी एनसीईआरटी भी यही कहती है। पहला स्टेप है, लुक एट दिस इमेज, पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहला स्टेप क्या है कि पहले लाइट एब्जॉर्ब करना है। अब क्योंकि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस दिन में होगा या रात में, फोटोसिंथेसिस दिन में होगा या रात में, ऑब्वियसली दिन में होगा, क्योंकि बिना लाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। हमारे 4 रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है ये, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय, अब एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन करेगा, वही जो रंग के पैकेट हैं, विच इज क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन, पहला स्टेप क्या होगा, जैसे ही दिन हुआ लाइट आई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल आपके कहाँ है, ये हमने पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट, और वो भी लीफ में। तो जैसे ही लाइट आई, पत्तियों पे गिरी, पत्तियों में क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, उसके अंदर क्लोरोफिल था, उन्होंने उस लाइट को पकड़ लिया। अब वो जो लाइट है वो एक एनर्जी है ना, आपने एनर्जीज पढ़ी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो आपकी ये जो लाइट आ रही है वो भी तो एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, लाइट एनर्जी, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक। अब इस लाइट को जो हमने, या हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी को जो हमने पकड़ा है, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड स्टेप क्या, इसी में ही लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल and converting that light energy into chemical energy, ठीक। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, हमने एक एनर्जी तो रख ली पेड़ में, वो एनर्जी का कहाँ यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं वाटर को स्प्लिट करने में। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का सिंबल आप सबको पता है, वाटर का सिंबल क्या होता है, वाटर का सिंबल क्या होता है, वाटर का सिंबल होता है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, H2O, ठीक है। अब जब ये टूटेगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, स्प्लिट कर रहे हैं ना, और स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, यही जो हमने केमिकल एनर्जी बनाई है, इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम स्प्लिट कर रहे हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है, पेड़ हम लगाते हैं इसीलिए कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। तो ये होगा सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप, हमने 4 रिक्वायरमेंट पढ़ी है, उसमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट यूज कर ली, हमने लाइट यूज कर ली, हमने क्लोरोफिल यूज कर लिया, हमने वाटर यूज कर लिया, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस करते जाएंगे इसको टू प्रोड्यूस, हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या है, टू प्रोड्यूस फूड, और वो फूड क्या है आपका, ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस फूड विच इज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, गॉट इट। तो ये 3 स्टेप में आपका फोटोसिंथेसिस होगा। इमेजिन करिए, दिन हुई, लाइट आई, लाइट एनर्जी आई, क्लोरोफिल ने उसको पकड़ा, केमिकल एनर्जी में चेंज किया, जैसी केमिकल एनर्जी मिली, प्लांट में वाटर भी था रूट से आया हुआ, उसको उसने तोड़ा, अलग किया, ऑक्सीजन बन गई, हाइड्रोजन अलग हो गया, फिर उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते गए ताकि फूड बन जाए विच इज ग्लूकोज C6H12O6, ठीक। तो दिस इज द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस स्टेप, दिस इज द इमेज जो मैंने स्टेप्स डिस्कस किए फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि एक पेड़ है, ठीक है, और ये इसकी पत्तियां हैं। जो लाइट है, लाइट एनर्जी लीफ पे फॉल करेगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी बनेगी, वाटर भी यहाँ आया है, वो वाटर टूट के ऑक्सीजन बनेगा और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। इस हाइड्रोजन आयन को यूज किया जाएगा बाय कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस
ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस व्हाट, ग्लूकोज। तो ये एक कपल ऑफ रिएक्शन चल रही है, स्टेप्स चल रहे हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फूड। तो जो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं उनका न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक। इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद बना ही ले रहे हैं लाइट का इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वी नो कि उन ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन है जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। तो कैसे ये फूड डिराइव कर रहे हैं, तो कैसे ये फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, कई सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप है विच इज होलोजोइक। होलोजोइक उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि उनका न्यूट्रिशन होलोजोइक है, जो एनिमल पूरा का पूरा फूड अंदर इनटेक करेंगे, पूरा का पूरा फूड अंदर ले जाएंगे और अंदर उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे। तो उनका न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। होलो मतलब होल, पूरा होल फूड इनसाइड द बॉडी एंड देन ब्रेकिंग डाउन। एग्जाम्पल ह्यूमंस, अमीबा क्या है, होलोजोइक। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी एक तरीके का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें क्या है कि लोग या ऑर्गेनिज्म अपना फूड वहां से ऑब्टेन करेंगे जो डेड एंड डिकेइंग है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करेंगे। अब डेड एंड डिकेइंग मैटर कहाँ मिलेगा उनको, आप पत्तियां झड़ती हैं, नीचे गिरती हैं, नीचे मिट्टी में सड़ती हैं, तो वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग ही तो है। कोई जानवर कहीं मर जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सारे जो आपको दिखते नहीं है, वो जिंदा भी होते हैं, मरते भी हैं। तो जहां पे ये डेड एंड डिकेइंग चल रहा होगा वहां पे आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और अपना न्यूट्रिशन वहां से ऑब्टेन करते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंगस या फंजाई भी कहते हैं, इनका क्या है, आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल क्या है, फंगस। एक फंगस, आपने एडिबल फंगस खाया है, मशरूम। कभी सोचा है मशरूम, या बहुत सारी आपने वीडियोस देखी भी होंगी कि मशरूम कहाँ पे उगाया जाता है, मशरूम का फार्मिंग देखा है आपने कि कितना सारा कंपोस्ट डाला जाता है, कितना सारा डेड एंड डिकेइंग डाला जाता है। और नेचुरली भी जब मशरूम ग्रो करता है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जहाँ पे चीजें सड़ रही हो, लकड़ी सड़ रही हो या कोई घास फूस वहां पे सड़ रहा हो, वहां पे ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफिटिक है। वो डिपेंड ही किस पे करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जो चीज मरी हुई हो और सड़ भी रही हो साथ में, डिकेइंग। तीसरा आता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका है, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरे से ही फूड ऑब्टेन कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो दूसरा मरा हुआ था, डेड एंड डिकेइंग था जिससे फूड ले रहे थे। यहाँ पे क्या है कि ये लिविंग रहता है जिससे फूड ऑब्टेन करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बट वो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं है, वो लिविंग है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइस, जुएं। एक ह्यूमन की बॉडी पे रहते हैं, उसके सर पे रहते हैं, उन्हीं का ब्लड चूसते हैं, उन्हीं का खून चूसते हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको, तो न्यूट्रिशन मिल रहा है ब्लड से, ठीक है। और किससे ले रहे हैं न्यूट्रिशन, एक लिविंग इंसान से ना। तो अगर लिविंग इंसान से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन किया जाए तो वो क्या है, पैरासिटिक, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, टिक्स। और एक पेड़ भी है जो पैरासिटिक है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में अमर बेल और इंग्लिश में कहते हैं कसकटा। ये एक पेड़ के ऊपर ऐसे वाइंड अप कर जाता है और उस पेड़ से न्यूट्रिशन लेता है। पेड़ जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है वो लिविंग है और ये उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म, उनको कहते हैं हम होस्ट। जैसे लाइस और ह्यूमन के केस में होस्ट कौन है, ह्यूमन है। जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो होस्ट है उनके लिए, तो ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपने गाय देखी होंगी, उनकी स्किन पे टिक्स, कीड़े देखे होंगे, करेक्ट। तो उनके लिए होस्ट कौन है, काऊ। तो जिससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं वो उनके क्या है, होस्ट है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक हमें पढ़ना है, अमीबा कैसे होलोजोइक करता है, क्योंकि अमीबा क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इत्तू सा ऑर्गेनिज्म जो दिख भी नहीं रहा है, वो अपने बॉडी के अंदर खाना कैसे ले जा रहा है और अंदर कैसे डाइजेशन हो रहा है, वो हमें पढ़ना है इन होलोजोइक, ठीक है। अब जिसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप करता है, वो 5 स्टेप करता है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। अगर आपने खाना इनटेक कर लिया, अपने शरीर के अंदर कर लिया, मतलब आपने पहला स्टेप कर दिया इंजेशन,
ठीक, आप करते ही हैं, आपके सामने कुछ भी लेके आ जाए, बिरयानी लेके आ जाए, पराठा कबाब रोल लेके आ जाए, आलू की सब्जी कुछ भी लेके आए, तो पहली चीज तो आप अंदर करते हैं ना उसको। तो आपने फर्स्ट स्टेप किया न्यूट्रिशन का, वो क्या है? इंजेशन। ठीक, अब खाना अंदर चला गया, अंदर फिर क्या होता है? उसको और तोड़ा जाता है, फिजिकली भी और केमिकली भी। फिजिकली कैसे तोड़ते हैं? अपने दांतों से तोड़ते हैं, चबाते हैं ना, इतना बड़ा बाइट एप्पल का खाया, उसको चबा चबा के छोटा करते हैं, फिजिकली तोड़ा। फिर अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो उनको केमिकली तोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं डाइजेशन। सेकेंड स्टेप आप अंदर करते हैं। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको क्या कहते हैं हम? डाइजेशन। थर्ड, आपने फूड को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, अब जो भी एंड प्रोडक्ट मिला है उसको ब्लड में लेके जाना, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड ही तो सब जगह सप्लाई करेगा, उसको ब्लड में लेके जाना, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो ये भी आप करते हैं। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन क्या है? टेकिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। ब्लड में चला गया, क्या ब्लड में घूमता रहेगा? नहीं, ब्लड सप्लाई करेगा किसको? जिसको जरूरत है। और वहां पे किस लिए वो यूज हो रहा है, फिर वो उस अकॉर्डिंगली यूज होगा। जैसे ग्रोथ करनी हो, बॉडी को ग्रो करना है, तो फिटनेस फ्रीक पर्सन्स क्या खाते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए? प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोटीन का काम बॉडी में जाके क्या होगा? मसल ग्रो करना। तो प्रोटीन का क्या काम है? अंदर मसल ग्रो करना। ठीक, फिर अगर किसी को एनर्जी चाहिए तो वो कैसी डाइट लेता है? कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड। तो आपका फूड ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद हर जगह वो सप्लाई हो रहा है बॉडी में, और सप्लाई भी हो गया, उसके बाद उसको कैसा यूज कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, वो आपका फोर्थ स्टेप है, दैट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया उसको किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक, अब लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है? कि सब डाइजेशन हो गया, सब हो गया, अब कुछ तो वेस्ट बचेगा। एक प्रोसेस अगर हो रहा है तो वेस्ट तो जनरेट होगा। वो वेस्ट क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, जो अब रह गया है अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको बॉडी में क्यों रखेंगे हम? वेस्ट को क्यों रखेंगे? रिमूव करेंगे ना। तो उस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है तो ये 5 स्टेप होंगे। वो फूड अंदर जाएगा, इंजेशन, तोड़ा जाएगा, वहां पे डाइजेशन, ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्प्शन, सप्लाई किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, एसिमिलेशन, और बचा हुआ कचरा, वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर दिया जाएगा, विच इज इजेशन। तो इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, अब यही 5 स्टेप हमें पढ़ने हैं 2 लोगों में जिनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वन इज अमीबा एंड अनदर इज ह्यूमन। क्यों 2 में पढ़े, एक ही में पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है जब ये 5 चीज हो रही है? वो इसलिए क्योंकि अमीबा आपका यूनिसेलुलर है, एक छोटा सा सेल है, एक सेल का बॉडी का है, जिसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, माउथ नहीं है, फिंगर नहीं है, स्टमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस 5 कर पा रहा है, वो हम देखेंगे। और वही ह्यूमन जिसके पास ऑर्गन है, एवरीथिंग इज देयर, स्पेशलाइज्ड जूसेस आर देयर, तो वो कैसे कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक, नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन, अमीबा का ये डायग्राम देखिए कैसा होता है। अमीबा का तो मतलब शेप होता ही नहीं है, इट इज इरेगुलर। कैसा? इरेगुलर, ये ऐसा होता है अमीबा का शेप। अब अमीबा के पास कोई माउथ जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, इसको पहला स्टेप करना है विच इज इंजेशन, खाने को अंदर लेके जाना है। अब माउथ है नहीं तो ये खाना कैसे अंदर ले जा रहा है, और फिर खाना अंदर चला गया तो ये डाइजेशन कैसे कर रहे हैं? ऐसा क्या है इनके पास? ठीक, यहाँ पे डायग्राम बना के करते हैं, फिर आते हैं टेक्स्ट पे। ये अमीबा है, अमीबा का न्यूक्लियस है। ठीक, और मान लीजिए ये यहाँ पे साइड पे पड़ा है फूड पार्टिकल, ये है क्या आपका फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, और ये क्या है? अमीबा।
ठीक। अब अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल उसके आसपास आता है ना, तो अमीबा के जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये एक्सटेंड होने लगते हैं। ये देखो इरेगुलर सा शेप है, ये अभी इतना इतना सा उभरा हुआ है, थोड़े थोड़े एक्सटेंशन है, थोड़े थोड़े एक्सटेंशन मतलब उभरा हुआ है, थोड़े थोड़े एक्सटेंशन है। फूड की वजह से ये एक्सटेंशन और बढ़ा लेते हैं, स्पेशली उस डायरेक्शन में जिधर फूड है, ये एक्सटेंशंस को और बढ़ा लेते हैं। ये और इतना आगे ले आए, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन ये और आगे आ गया, ऐसे आ गया। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में ऐसे बना लेते हैं, ये एकदम आगे लेके आ गया एक्सटेंशन, ठीक है। फूड हमारा यहाँ पे था, ठीक। ये जो एक्सटेंशन निकालते हैं जो कि फिंगर जैसी दिख रही है, मतलब ऐसा दिख नहीं रहा कि एक हाथ है जो फूड को पकड़ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको कहते हैं सीडोपोडिया। तो ये खाना कैसे कैप्चर करते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन known as सीडोपोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है सीडोपोडिया, ठीक है। सीडोपोडिया क्या है? फॉल्स कह सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा बनाता है, किस लिए? टू कैप्चर फूड, खाना पकड़ने के लिए, ऐसे थोड़ी हवा में बना रहा है, टू कैप्चर फूड। अब ये और एक्सटेंड करेंगे और ऐसा एक्सटेंड करेंगे, ये पूरा अंदर कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट डायग्राम वुड बी दिस। इतना इन्होंने एक्सटेंड किया कि पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया। और अब जो फूड है वो कहाँ आ गया है? अंदर आ गया है, अमीबा के अंदर आ गया है। ये दोनों एक्सटेंशन ऐसे जाके पूरा पकड़ लेंगे दोनों तरफ से और फूड अंदर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया? पहला स्टेप क्या था? फूड को इनटेक करना, विच इज इंजेशन। इंजेशन कर लिया इन्होंने, होलोजोइक करने के लिए 5 होने चाहिए। अब फूड अंदर आ गया है, जहां फूड आया है ना, ये एक वहां वैक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वैक्यूल। उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। ये वहां पे क्या बना लेंगे? वैक्यूल बना लेंगे, और उस वैक्यूल को कहते हैं फूड वैक्यूल। अब जो ये फूड वैक्यूल इन्होंने बनाया, जहां पे फूड आया है, इस वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं जो फूड को तोड़ेंगे। तोड़ना क्या था हमारा? सेकेंड स्टेप, विच इज डाइजेशन। तो डाइजेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? फूड वैक्यूल। तो हम लिखेंगे यहाँ फूड वैक्यूल हमारा क्या कर रहा है? डाइजेशन कर रहा है। डाइजेशन के साथ साथ थर्ड थिंग क्या थी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। वो भी होगा बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल। एक बार फूड वैक्यूल ने डाइजेस्ट कर दिया, हो गया, और फिर ये इसी के आगे एब्जॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक। डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? सारा इधर से फैल गया पूरी बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो भी जैसा भी फूड था उसके अकॉर्डिंगली अमीबा उसको यूज कर रहा है, मींस एसिमिलेशन कर रहा है, ठीक। अब कुछ लेफ्ट ओवर बच गया होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया होगा। उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये अमीबा, ठीक, ये उनका न्यूक्लियस, और ये रहा इनका अनडाइजेस्टेड फूड, ये यहाँ पे बना लेते। ये क्या है इनका? अनडाइजेस्टेड फूड। अब इनके पास तो ऑर्गन है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड निकालना मतलब इजेशन। तो ये इजेशन करेंगे, और इजेशन कैसे करेंगे? बाय सरफेस। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू सरफेस से निकाल देंगे, थ्रू। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, सरफेस से इन्होंने वेस्ट बाहर निकाल दिया, दिस इज वेस्ट निकाल दिया। पहला स्टेप सीडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर किया इन्होंने, इंजेक्शन किया, ठीक। फूड वैक्यूल बना के डाइजेशन किया, साइटोप्लाज्म
क्योंकि मूव करता रहता है, तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया, ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको यूटिलाइज कर लिया। अब यूटिलाइज तो दिखा नहीं सकते किस लिए यूटिलाइज किया था, एसिमिलेशन भी कर लिया, और जो लेफ्ट ओवर फूड या अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको सरफेस से निकाल दिया, तो इन्होंने इजेशन भी कर लिया। क्योंकि ये 5 स्टेप कर पा रहे हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का कैसा है? इट इज ऑलवेज होलोजोइक। क्या है इनका? होलोजोइक। ठीक है, क्योंकि ये 5 स्टेप कर रहे हैं, विच इज न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन इजेशन। ठीक, अब टेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा, सेम वैसा ही है। फूड वैक्यूल, सीडोपोडिया बन रहा है, फूड कैसे कैप्चर कर रहे हैं? फूड पार्टिकल सीडोपोडिया से कैप्चर किया, फूड वैक्यूल बना के डाइजेस्ट किया। अब यहाँ पे स्टेप्स पढ़िए क्या है। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। सीडोपोडिया कुछ नहीं है, उन्हीं की जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड कर जाती है, एक्सटेंशन है। फिर फूड वैक्यूल बना के उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द सरफेस। ठीक, नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है? ह्यूमन बींग्स का भी जो प्रोसेस है वो है होलोजोइक। कैसे कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स बहुत एडवांस्ड है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, तो बहुत सारे कपल ऑफ ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, और वो ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड हैं। सिंपली अगर आप अपनी बॉडी को इतना अगर नहीं समझ रहे, लेकिन इतना तो बेसिक आपको पता है कि आप खाना माउथ से खाते हैं, इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं, फूड इनटेक हो रहा है यहीं से, तो इंजेशन यहीं से हो रहा है ना। तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हम कह लें ह्यूमन का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तो हेटेरोट्रॉफिक, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी है? होलोजोइक। फूड इनटेक करेंगे, बाहर से डाइजेस्टेड फूड नहीं खाते हैं वो। ठीक, अब एक अकेला ये ऑर्गन करता नहीं है, कई ऑर्गन है इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटेड वे में इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक अपना काम करता है, फिर आगे भेजा जाता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, और ऐसे करके सारे ये स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं होलोजोइक के, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब ये सारे जितने कोऑर्डिनेटेड वे में इन्वॉल्व है ह्यूमन में, तो ये पूरा एक सिस्टम चलता है विच इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कुछ ऑर्गन है, कुछ ग्लैंड्स हैं। कुछ क्या है? ऑर्गन एंड सम आर ग्लैंड्स। नाउ इनका जो ट्यूब है उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज है? एलिमेंट्री कैनाल हर वो ऑर्गन में काउंट किया जाएगा जिससे एक्चुअल फूड होके जाता है। आप मुझे बताइए, क्या माउथ एलिमेंट्री कैनाल में आएगा? माउथ एलिमेंट्री कैनाल में आएगा? बिल्कुल आएगा। हम तो एक्चुअली खाना यहीं से खाते हैं, तो एक्चुअल फूड तो माउथ में जा ही रहा है, तो माउथ एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ पार्ट, इट इज अ ट्यूब, या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ ट्यूब थ्रू विच फूड पासेस, मतलब खाना वहां से होकर जाता है। जिन जिन ऑर्गन से खाना होकर जाएगा वो सब आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। ठीक, फिर दूसरा मैंने बोला था कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक, तो उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल में काउंट नहीं किए जाते हैं। रीजन, क्योंकि इनसे खाना होके नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है, यूजफुल है, बट फूड उनसे होकर नहीं जाता, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। लेकिन हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं क्योंकि डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स which are useful for digestion। ग्लैंड जो डाइजेशन के लिए यूजफुल हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्पफुल हैं? पहला, सलाइवरी ग्लैंड। खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है ना? खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है? बिल्कुल आता है, मुझे तो बहुत आता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से ही वो सलाइवा निकलते हैं जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आना। एक्चुअली दैट इज योर सलाइवा, करेक्ट। तो वो यूजफुल है, वो चीज है जो डाइजेशन में हेल्प करेगी। सेकेंड आपका क्या है? इज लिवर। ठीक, लिवर भी डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड क्या है आपका? पैनक्रियाज। थर्ड इज
पैनक्रियाज, ठीक। इसके अलावा भी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपको एलिमेंट्री कैनाल में ही मिलेंगे, अलग से नहीं है, वो उसी कैनाल में ही है। बट जो अलग से ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक। आपका क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। कहते नहीं है कि किसी का डाइजेशन प्रॉब्लम कर रहा है, सारी चीजें, आपका लिवर ठीक नहीं होगा, लिवर ही गड़बड़ होगा, बाहर की चीजें बहुत खाते हैं आप, है ना, तो ऐसा कहते हैं ना, क्यों, क्योंकि लिवर है, उसका काम है डाइजेशन में, इसीलिए। ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पासेस। अब ये ट्यूब स्टार्ट कहाँ से होती है, बहुत सिंपल, माउथ से। ऑब्वियसली एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, माउथ, फिर माउथ से ये एक दूसरे पार्ट में जाता है खाना, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, करेक्ट, फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद कहाँ जाता है हमारा खाना, स्टमक में जाता है, स्टमक। स्टमक के बाद कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एंडिंग होती है ये एनस पे। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है ना, दिस इज योर स्टार्टिंग, ठीक, और खत्म कहाँ हो रहा है, एनस पे खत्म हो रहा है, एंड, ठीक। तो यहां से पूरा इस जगह से खाना होकर जाता है, तो ये जो पूरा ट्यूब है या कनेक्शन कह लें हम, ये क्या कहलाती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्यूब। ये कितनी लंबी होती है, लगभग 9 से 12 सेंटीमीटर्स की लंबी होती है, ठीक है। तो मतलब आपकी इतनी पूरी बॉडी में इतनी लंबी ट्यूब है। मैक्सिमम एरिया, या हम कह लें जितना भी एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब है, सबसे ज्यादा पोर्शन जो ले लेती है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस ये मेनली, ठीक है, लगभग 8-9 तो यही ले लेती है। उसके बाद बचा हुआ थोड़ा ईसोफेगस, थोड़ा स्टमक, थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे। तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल, ये सब मिलके, ये सब में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं फूड में, हम खाना खाते हैं तो हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूजुअली लेते हैं। एक प्रॉपर मील, खाना, ये पिज्जा बर्गर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये खाना नहीं है, ये जंक फूड है। एक प्रॉपर आप मील लेते हैं तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं, चलो न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। पहला आपका प्रोटीन, आप खाना खाते हैं उसमें दाल खाते हैं ना, दाल खाते हैं, तो दाल किस चीज का सोर्स है, प्रोटीन का, ठीक। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है थोड़ा आपके खाने में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया आपका, आप रोटी खाते हैं, नहीं खाते हैं, मान लीजिए रोटी, चावल तो खाते हैं, तो वो क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब ऐसा नहीं होगा खाली दाल, है ना, कार्बोहाइड्रेट है। फिर जो सब्जी है, जो दाल है, उसमें थोड़ा बहुत तेल भी डलता है, तो वो किसका सोर्स है, फैट है। अगर उसके साथ आप सैलेड खा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और खाने के थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं, खाने के थोड़ी देर बाद आप पानी पीते हैं, तो वाटर भी इनटेक करते हैं, क्या, वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर। तो एक प्रॉपर मील में आप ये सारी चीजें इनटेक करते हैं। तो इंजेक्शन में आप प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर लेते हैं। अब हमें डाइजेशन में यही देखना है, इंजेक्शन तो हमें पता है खाने को अंदर ले लेना, आपने ले लिया। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फिजिकली एंड केमिकली बोथ। वो हमें देखना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नाउ दिस इज द चार्ट, दिस इज द चार्ट जो पूरा एक्सप्लेन करता है कि किस पार्ट में, देखो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल की कहाँ से हो रही है, माउथ से। सेकंड कौन है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड किस पे हो रहा है आपका, एनस पे एंड हो रहा है ना। हर जगह के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहां पे, है ना। वो क्या हो रहा है, वी विल डिस्कस। स्टार्टिंग विद माउथ, शुरुआत हम करते हैं क्योंकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ। माउथ में क्या होता है,
माउथ में क्या है, दांत है, सबसे पहले फिजिकली आप खाने को तोड़ते हैं, मुंह में खाना गया, कोई भी चीज एक बाइट, उसको चबाते हैं चबाते चबाते चबाते, इतना बड़ा पीस रोटी का छोटे 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 टुकड़ों में हो जाता है, इसको क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन। तो बाय द हेल्प ऑफ टीथ फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। सेकंड, आपके माउथ में जुबान भी है, टंग भी है, जो आपको टेस्ट देती है। दूसरा, उसके अलावा और भी काम है उसके, ऐसा थोड़ी सिर्फ टेस्ट ही है, उसके अलावा उसका क्या काम है, मिक्स करना, चर्निंग, मिक्सिंग, ठीक है, तो मिक्सिंग चलती है। अब उसके अलावा आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि क्या रिलीज करेंगे, सलाइवा। तो माउथ में क्या है, माउथ में आपके पास क्या क्या है, टीथ है जिसका मैंने फंक्शन बता दिया, फिर और क्या है, टंग है, इसका मैंने फंक्शन बता दिया, और क्या है आपका सलाइवा, सॉरी यस, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये है। हमारे लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा केमिकल ब्रेकडाउन करेगा, फिजिकल तो इसने कर दिया टीथ ने। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सिक्रीट, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा, ऑब्वियसली सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा को क्या कहते हैं हिंदी में, थूक कहते हैं, लार, ठीक है। तो सिक्रीट किया उसने सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन है, पहली चीज सलाइवा मॉइस्चर ऐड करता है, जो भी आपने खाना खाया उसको गीला करता है, और जो चीज गीली हो जाती है वो आसानी है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन करना, आप फिजिकली उसको तोड़ सकते हैं अपने दांतों से, हार्ड चीजों को थोड़ा टाइम लगता है, तो सलाइवा ने नम कर दिया, उसको गीला कर दिया, ल्यूब्रिकेट कह लीजिए कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, सलाइवा में क्या क्या चीजें होती हैं, सलाइवा में वाटर होता है, मोस्टली वाटर होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सलाइवा में होता है, सलाइवा हैज टाइलिन, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं इसको, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, आपने खाना खाया है, आपके खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब है ना, तो ये जो है टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज आपके खाने में से जो स्टार्च होगा, क्या होगा, स्टार्च, स्टार्च क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जो कि एंजाइम है जो आपके लार में प्रेजेंट है, इसको चेंज कर देगा इनटू माल्टोस, किसमें चेंज करेगा, इनटू माल्टोस। चेंज का मतलब उसको तोड़ देगा, मान लीजिए ये आपका स्टार्च था, बड़ी सी चेन थी, ये सलाइवरी अमाइलेज जब काट इस पे एक्शन करेगा, शो करेगा, तो इसको ये ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, और जब तोड़ेगा तो छोटी छोटी यूनिट्स बनेंगी, तो इन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को कहते हैं माल्टोस। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, तो फूड को ब्रेक ही तो कर रहा है ये, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, डाइजेशन चल रहा है। लेकिन किसका डाइजेशन चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चल रहा है। प्रोटीन मैंने तो कहीं नहीं लिखा इसको कि प्रोटीन का हो रहा है, मैंने कहीं फैट का नहीं लिखा है, तो आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट मैंने बोला है, कंप्लीट नहीं बोला है। लगभग 20 to 25% माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पूरा यही खत्म हो जाएगा डाइजेशन। 20 to 25% रेस्ट आगे होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउथ का फंक्शन, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ। माउथ के बाद हमारा सेकंड क्या आता है, आपका ईसोफेगस आता है एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस आता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि यहाँ किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल में, जब इसका डाइजेशन में रोल ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक ट्यूब है जो आपके माउथ को ये ट्यूब यहाँ से जाती है, आपके नीचे स्टमक से कनेक्ट करती है। खाना माउथ से डायरेक्ट स्टमक में नहीं जाता है, एक कनेक्टिंग लिंक है, वो कनेक्टिंग लिंक ही ईसोफेगस है। बट यहाँ किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। खाना क्या एक बार में ऐसे घप्प घप्प स्टमक में गिरता है, नहीं ना, धीरे धीरे जाता है। उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होके जाता है। अब ये मूवमेंट क्या चीज है, ये कैसा मूवमेंट है, मतलब इतने मूवमेंट्स होते हैं, हमें तो यही पता था ये सब मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक्चुअली होता क्या, ये आपकी इसोफेगस ट्यूब है, ठीक है, और नीचे क्या है, ये आपका स्टमक है। ट्यूब में खाना आया, ये फूड आया। अब ये ट्यूब बनी होती है मसल्स की, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। अब ये यहाँ है ट्यूब, ये यहाँ का पोर्शन अगर सिकुड़ेगा तो खाना आगे की तरफ पुश होगा, खाना पुश होके आगे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हो रहा था ना कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना जिसे कहते हैं, अब नीचे होगा, यहाँ सिकुड़ेगा, खाना और नीचे आ जाएगा, खाना और नीचे आ जाएगा। जो पीछे वाली ट्यूब थी जहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वहां अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे हुई थी ट्यूब, वो अब रिलैक्स कर रहे हैं। अब नीचे वाली ट्यूब ऐसे हो रही है, तो एक वेव चल रही है। पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी वेव को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस। तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, आपका पेरिस्टालिसिस हो रहा है। पेरिस्टालिसिस क्या है, वेव लाइक मोशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ किसकी मसल्स, यूसोफेगस मसल्स, दैट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा हो गया। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, स्टमक। ये है एलिमेंट्री कैनाल, देखो माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर ये ट्यूब आई इसोफेगस, फिर ये नीचे गया, यहाँ ये स्टमक आया, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड्स हियर। तो इन सब से खाना होके जाता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल है। लिवर से खाना होके नहीं जाता है, बट हेल्प करता है, तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ते हैं। फिर आपका पैनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक। थर्ड हम आते हैं स्टमक में क्या हो रहा है, किसका डाइजेशन हो रहा है, स्टमक, ठीक। स्टमक में, स्टमक की अगर वॉल को देखेंगे, ये दिस इज, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, ऐसा जे शेप का ऑर्गन होता है। ये यूसोफेगस की ट्यूब खाना लाके यहाँ स्टमक में छोड़ देती है। स्टमक की जो वॉल है, दीवार जिसे कह सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक की जो वॉल है, वॉल में ही, वॉल की जो मसल्स की बनी हुई है ना वॉल, उन्हीं में प्रेजेंट है ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस, ठीक। अब इस जूस में तीन चीजें होती हैं, देयर आर थ्री थिंग्स इन दिस जूस। एक आपका HCl, दूसरा आपका म्यूकस, एंड थर्ड इज पेप्सिन। क्या है, तीसरा क्या है, पेप्सिन। फिर से, स्टमक की वॉल पे ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो जूस सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस, एंड दिस जूस हैज थ्री थिंग्स, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब इनका फंक्शन देखना। HCl का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl है क्या, HCl है क्या, ये इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ लग रहा है। तो HCl आपका एसिड है, पेट में एसिड रिलीज हो रहा है, HCl वो भी इतना खतरनाक। HCl, it kills germs, it kill germs, ठीक है। आप जब खाना खाते हैं, खाना आपका खुला था या जो भी था, उसमें जर्म्स थे, अंदर आ गए उस फूड के साथ, तो मारना जरूरी है। तो HCl क्या करेगा, उनको मारेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा, एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। यहाँ मैंने पेप्सिन लिख तो दिया है, लेकिन ये पेप्सिन के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है। इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट कौन करेगा, HCl, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, आसपास एसिडिक माहौल चाहिए। तो HCl ही दे सकता है, हम तो दे नहीं सकते, HCl एसिडिक है, तो वो एसिडिक माहौल मिलता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या है इसका, पेप्सिनोजेन, लास्ट में जेन लगेगा, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन बन जाता है, तो मैंने पेप्सिन लिखा है। म्यूकस का क्या काम है, भाई पेट में HCl रिलीज हो रहा है ना, पेट में HCl रिलीज हो रहा है, HCl एसिड है, भले हमारे पेट में रिलीज हो रहा है, एसिड के पास प्रॉपर्टी है कि चीजों को जला सकती है, खराब कर सकती है,
तो क्या हमारे पेट की मसल्स खराब नहीं होंगे? तो ये तो मसल्स का बना है, उसको बचाना पड़ेगा ना। तो ये जो म्यूकस इसके अंदर होता है, ये आपके स्टमक की वॉल को कोट कर लेता है, कवर कर लेता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर कर लेता है, इसका ये काम है। अभी तक आपने देखा डाइजेशन नहीं हो रहा, एक जर्म्स मार रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। डाइजेशन, मेन मुद्दा तो हमारा डाइजेशन है, वो तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, ये करेगा डाइजेशन। पेप्सिन डाइजेशन किसका करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो आपके खाने में तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें हैं ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन ये करते हैं, और ये क्या कर देते हैं? प्रोटीन को चेंज कर देते हैं इनटू पेप्टाइड्स। किस में चेंज करते हैं? पेप्टाइड्स में, इस पेप्सिन का इस्तेमाल करके। वही चीज है, मान लीजिए ये प्रोटीन की बड़ी सी चेन है, जो ये पेप्सिन एंजाइम है, इनको तोड़ देगा छोटे छोटे यूनिट में, और तोड़ना ही तो क्या है हमारा? डाइजेशन ही है। ठीक, ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट का माउथ से स्टार्ट हो गया, तो प्रोटीन का स्टमक से हो गया। अभी फैट बचा है, फैट का कहां से होगा? राइट। अब स्टमक के बाद हमारा नेक्स्ट किस में आएगा? स्टमक के बाद हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो स्टमक के करीब है, हम यहाँ बना लेते हैं, ये है स्टमक। ठीक, फिर ये कॉइल ट्यूब, और उसके बाद यहाँ पे, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है ना। अब ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला, ये यहीं से ट्यूब स्टार्ट हो रही है, ये सी शेप का दिख रहा है, ये जो मैं सी बार बार ऐसे बना रही हूँ, ये सी शेप का, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। अब ये बहुत काम की चीज है। इस ड्यूडेनम जगह पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहाँ पे कुछ जूसेस आते हैं। किसके जूसेस आएंगे? लिवर के जूसेस आएंगे, ठीक है, पैनक्रियास के जूसेस आएंगे और डाइजेशन करेंगे। जूसेस का काम ही है, जैसे गैस्ट्रिक जूस का काम ही है डाइजेशन करना। अब लिवर का जूस कैसे आएगा या पैनक्रियास का जूस कैसे आएगा, इस डायग्राम पे यहाँ पे देखते हैं। ये लिवर है, यहाँ पे बना लेते हैं एक्चुअली। ये लिवर है, ठीक है, स्टमक, और यहीं पे होता है पैनक्रियास। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास। ये सी शेप जो है, यही हमारा ड्यूडेनम है। दिस इज ड्यूडेनम। लिवर कनेक्टेड होता है, एक यहाँ पे छोटा सा ऑर्गन होता है विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ठीक, ये लिवर की ट्यूब है, गॉल ब्लैडर। लिवर बनाता है एक केमिकल विच इज नोन एज बाइल, एक जूस बनाता है विच इज नोन एज बाइल। वो बना के किसको दे देता है? दे देता है स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर को दे देता है। और जब डाइजेशन में जरूरत होती है तो गॉल ब्लैडर से ये जूस, ये ट्यूब यहाँ आके ओपन होती है। ठीक, और ये पैनक्रियास की भी ट्यूब यहाँ आके ओपन होती है। तो जैसे ही खाना हमारा ड्यूडेनम में पहुंचा, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा, और कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में। बाइल जूस बनाया किसने है? लिवर ने। स्टोर किसने किया है? गॉल ब्लैडर ने। ये याद रखना, ठीक है। बाइल जूस बनाया किसने है? ये है लिवर, और ये है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर। बाइल जूस बनाया किसने है? लिवर ने। स्टोर किसने किया है? गॉल ब्लैडर ने। और सप्लाई कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। लेकिन बहुत सारे लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है, तो उस केस में क्या है? उस केस में कुछ भी नहीं, लिवर देगा। फिर बना तो वही रहा है ना। अगर ये बना रहा होता तब तो प्रॉब्लम होती, बट ये बना नहीं रहा है, सिर्फ रख रहा है अपने पास। ठीक, अब ये आ जाएगा, इसका भी जूस आ गया। हमारा जो खाना आया है, बाइल जूस क्या करेगा? पहले बाइल जूस का फंक्शन देखते हैं। बाइल क्या करेगा? बाइल करेगा इमल्सिफिकेशन।
ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, माउथ से स्टार्ट हो गया है और स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फैट नहीं हुआ था। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये फैट बिग मॉलिक्यूल्स, फैट बिग ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं, ग्लोब्यूल्स, बाइल जूस के एक्शन में, बाइल जूस में बेसिकली कुछ सॉल्ट्स होते हैं। हमारा जो खाना आया है स्टमक से वो कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि उसमें एसिड मिक्स है। जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचेगा वहां हमें एसिड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेसिक एल्कलीन मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस में सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, वो आता है पहले उस एनवायरनमेंट को बेसिक करता है। ठीक, और उसके बाद बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये जो फैट बनेगा ये होगा आपका इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट क्या है ये आपका, इमल्सिफाइड फैट। फैट का भी डाइजेशन स्टार्ट हो गया, कहाँ से हुआ, ड्यूडेनम से हुआ। किसने किया, बाइल ने किया। बाइल का समझ गए। ग्लैंड्स पढ़े थे ना हमने कि हमें ग्लैंड्स भी पढ़ने, वहां से खाना नहीं जा रहा लेकिन हेल्प होगी, तो ये ऐसे हेल्प हो रही है। अब आते हैं पैनक्रियाज में। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्या है आपका, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज से क्या निकलता है, जूस, जिसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। मतलब हर एक ग्लैंड से जूस ही निकल रहे हैं, इतना है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करेंगे, जो आपका फूड थोड़ा थोड़ा भी टूटा है ना उसको और तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भी। आपका प्रोटीन टूट के क्या बन चुका है, आपका प्रोटीन टूट के क्या बन चुका है, पेप्टाइड्स। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में भी ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि इस पेप्टाइड को और तोड़ेगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है वो भी लिख लो, 3 चीजें क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन या अमाइलेज, ठीक है, एंड लाइपेज। एंड व्हाट, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपका प्रोटीन तोड़ेगा, पेप्टाइड्स बन चुका है आपका, तो ये क्या करेगा, दिस विल ब्रेक योर पेप्टाइड। क्योंकि जो आपका खाना आया है यहाँ पे वो तो पेप्टाइड बन के आया है ना, तो पेप्टाइड को ये तोड़ देगा इनटू पेप्टोन्स एंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक, अमाइलोप्सिन किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। आपका जो कार्बोहाइड्रेट आया है वो किस फॉर्म में आया है, माल्टोस, क्योंकि स्टार्च से माल्टोस तो हो ही चुका है। माल्टोस को ये चेंज करेगा इनटू व्हाट, माल्टे, ये क्या बोलते हैं आपका, फ्रक्टोस या ग्लूकोस। एक सेकेंड, फ्रक्टोस या ग्लूकोस लिख देते हैं। ठीक, और जो आपका फैट था जो कि इमल्सिफाई हुआ है अभी इसको और तोड़ने की जरूरत है, उसको और तोड़ेगा कौन, लाइपेज। फैट इज ब्रोकन बाय लाइपेज, यहाँ पे लिख देते हैं, लाइपेज कर रहा है ये, अमाइलेज कर रहा है और ये ट्रिप्सिन कर रहा है। ठीक है, फैट को तोड़ेगा और क्या बनाएगा आपका, इमल्सिफाइड फैट या फैटी एसिड्स, फैटी एसिड। ठीक, ये इतना काम करेगा पैनक्रियाज के जूस। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और तोड़ना है। अभी इस प्रोटीन को, इस पेप्टोन को और तोड़ना है, हमें फाइनली बनाना क्या है, अमीनो एसिड। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गन में हर चीज का डाइजेशन पूरा हो जाए, छूट जाएगा थोड़ा बहुत, वो आगे जाएगा, आगे वहां पे उसको कुछ एंजाइम मिलेंगे, उसको तोड़ के पूरा कर देंगे। तो ऐसे हर जगह पे कुछ फैट के लिए, प्रोटीन के लिए और अलग अलग उसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ये यहाँ हो गया पैनक्रियाज। अब यहाँ पे इसका जूस आया, इतना सारा कन्वर्जन हुआ, इतना सारा डाइजेशन हुआ, अब ये आगे बढ़ेगा। आगे जब बढ़ा तो ड्यूडेनम के बाद सेकेंड पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको कहते हैं जेजुनम। ठीक, अब
जेजुनम के वॉल पे, जैसे स्टमक की वॉल पढ़ा था कि उसकी वॉल पे ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे भी ग्लैंड्स होते हैं। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आ रहा है गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, और इसकी खुद की वॉल भी जूस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसकी खुद की वॉल भी जूस प्रोड्यूस कर रही है, जिसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और जूस को कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पीछे हमने पढ़ा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम की बात हो रही थी, ड्यूडेनम, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर पार्ट, उसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट ग्लैंड, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, जो क्या सिक्रीट करेगा, ये भी जूस सिक्रीट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा, और जो भी चीजें आपकी बच गई हैं उसका फाइनल डिवीजन या कह सकते हैं ब्रेक डाउन कर देगा। आपका प्रोटीन जो था, जो कि पेप्टॉन्स बन गया था, पेप्टोन्स, ये चेंज हो जाएगा आपका अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो था, जो भी फॉर्म में था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो भी फॉर्म में था वो चेंज हो जाएगा, आपका ग्लूकोज नहीं तो दूसरी यूनिट है फ्रक्टोस बन जाएगा। ठीक, मान लीजिए माल्टोस था आपका, चलो मान लेते हैं यहाँ पे माल्टोस था ना आपके पास, माल्टोस तक बन गया था माल्टोस, तो माल्टेस नाम का एंजाइम ये कर देगा, माल्टेस नाम का। ठीक, फिर आपका जो फैटी एसिड या इमल्सिफाइड फैट था, इमल्सिफाइड फैट, ये चेंज हो जाएगा आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक, ये कौन करेगा, लाइपेज। और ये लाइपेज कहाँ मिलेगा आपको, अगेन इंटेस्टाइन। यही सेम लाइपेज आपने तो पैनक्रियाट में भी पढ़ा था, लेकिन मैंने एज सच बोला कि हर चीज का पूरा डिवीजन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन फाइनल इंटेस्टाइन के जूस कर देंगे उसका डिवीजन। ठीक, तो आपका जो प्रोटीन है वो अब टूट टूट के क्या बन गया है, अमीनो एसिड। आपका कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया, और आपका फैट टूट टूट के ये बन गया है। तो आपका फूड का ब्रेकडाउन होते होते इन स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंच जाता है। यहाँ हो गया डाइजेशन। 5 में से आपका इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अभी होना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, अगेन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक स्पेशल बात है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि यहाँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज, ये डाइजेशन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे छोटे, इनकी वॉल में अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन known as very important, that is villi, villi क्या कहते हैं इनको, villi कहते हैं। मान लीजिए ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है, ट्यूब जैसे ही तो होता है, उस पे ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे फोल्डिंग्स हैं, ये इन्हीं को क्या कहते हैं, इस एक फोल्डिंग को ही कहते हैं विलाई। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इस विलाई से ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाएगा क्या, पेप्टोन्स माल्टोस से इमल्सिफाइड जाएगा या इधर वाली चीजें, ऑब्वियसली इधर वाली चीजें, क्योंकि आपने अपने फूड को इतना तोड़ दिया है कि अब आपके पास यही है, यही जाएगा। प्रोटीन नहीं जाएगा, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो एसिड जाएगा आपके ब्लड में। कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाएगा आपके ब्लड में, करेक्ट।
तो ये वेलाई के थ्रू ये तीनों चीजें ब्लड में चली जाएंगी। आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक, ब्लड में गई, हर सेल को सप्लाई कर दिया गया, सेल उसको यूज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, तो एसिमिलेशन सेल कर रहे हैं। लास्ट बचता है आपका इजेशन, और आपका खाना फाइनली कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, बिकॉज सारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन। पानी भी तो पीते हैं आप, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ बना लेते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके खत्म हुई, ठीक है, फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ खाना जिससे एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, अब सिर्फ वेस्ट बचा है। सबसे पहले आएगा इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं? सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम, ठीक। फिर ये जैसे जैसे फूड, कोलन, ये पूरा कोलन है, ये पूरी ट्यूब कोलन है, इधर वाली असेंडिंग, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। जैसे जैसे खाना ट्रांसफर होता जाएगा, किसका एब्जॉर्प्शन होता जाएगा? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, ठीक। और फाइनली ये लास्ट पार्ट है विच इज नोन एज एनएस। आपका एलिमेंट्री कैनाल एनएस पे तो खत्म हो रहा है, तो खाना जब एनएस से पहुंचेगा तो यहाँ से वेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। वेस्ट क्या है? रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इजेशन। आपके पांचों स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे फूड एक एक से ट्रांसफर होके, ब्रेक डाउन होके, एब्जॉर्प्शन होके एंड फाइनली रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड प्लांट न्यूट्रिशन ऑल्सो वी हैव डन। सो हेयर वी हैव एंडेड। हमने क्या क्या कर लिया? सारे न्यूट्रिशन कर लिए, टाइप्स कर लिए, प्लांट, ह्यूमन, एवरीथिंग। तो हमारा यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का जो पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी बिगिनिंग विद रेस्पिरेशन।